गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है अन्नवात स्रोतस की व्याधियों में अम्लपित्त रोग के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने अग्निमंद, अजीर्ण, अरुचि और छर्दी रोग के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा ये चारों टॉपिक की वीडियो, तो आप हमारे चैनल पे जाके इनकी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे बीएमएस ज्ञान के ब्लॉग पे जा सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो जिसको भी अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलती है तो वो गूगल पे जाके टाइप करें www.bmsgyan.ayurveda.blogspot.com। तो वहाँ से आपको ये सारे टॉपिक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले अगर आप हमारे रेगुलर यूज़र होंगे तो प्राणवात स्रोतस की व्याधियों में हमने 6 रोगों के बारे में पढ़ा, जैसे काश रोग, श्वास, हिक्का, उराछत, ये सारे के। और उदकवात स्रोतस की व्याधियों में मतलब तृष्णा और दाह रोग है, तो ये भी कंप्लीट हो गया है। तो जिन्होंने देखा जाके देख सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जुड़ के आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकते हैं हमारे चैनल के बारे में और एजुकेशन से बीएमएस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा अम्लपित्त। अम्लपित्त, इसको मॉडर्न में हाइपर एसिडिटी भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब हमारे शरीर में जो HCl होता है वो उसका लेवल बढ़ जाता है तो अम्लपित्त या हाइपर एसिडिटी हो जाती है शरीर में। तो देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन। इसमें मतलब इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, इसकी निरुक्ति या व्युत्पत्ति, इसके निदान देखेंगे। निदान के बाद हम देखेंगे संप्राप्ति में समान संप्राप्ति, विशिष्ट संप्राप्ति में संप्राप्ति चक्र और संप्राप्ति गतत तथा भेद। फिर भेदों के लक्षण एक एक करके, अगर पूर्व रूप है तो पूर्व रूप और लक्षण के बाद हम एक एक जो भेद बताएंगे उनके लक्षण देखेंगे। फिर उसके बाद हम साध्यता असाध्यता पे फिर अब थोड़ा सा मॉडर्न में इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। अम्लपित्त क्या है? तो अम्लपित्त जो होता है वो क्या है, मतलब जो जब पित्त की वृद्धि हो जाए हमारे शरीर में उसे हम अम्लपित्त कहते हैं। या जब आम उत्पन्न हो जाता है और उसके विकारों में अम्लपित्त, मतलब आम उत्पन्न के बाद एक अवस्था आती है अम्लपित्त, उसी को हम हाइपर एसिडिटी या अम्लपित्त कहते हैं। तो सबसे पहले आचार्य माधव ने, तो जो ये आचार्य माधवकर ने अम्लपित्त व्याधि का स्वतंत्र अध्याय के रूप में वर्णन किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से आचार्य ने अम्लपित्त व्याधि का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया है। तो आचार्य माधवकर ने। काश्यप संहिता में इस व्याधि को सुक्तक नाम से उल्लेख किया गया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, सुक्तक नाम किसने दिया है, तो इस आचार्य काश्यप ने, या आचार्य काश्यप संहिता में इसका सुक्तक नाम से उल्लेख मिला है। और आचार्य चरक ने गृहिणी चिकित्सा अध्याय में आम उत्पन्न विकारों में अम्लपित्त की भी गणना की है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपर एसिडिटी, मतलब जब हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि हो, वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो आम उत्पन्न के बाद या विदग्ध अवस्था में। ठीक है, तो वही हमारे अम्लपित्त होती है, हाइपर एसिडिटी। तो निरुक्ति क्या है? निरुक्ति या व्युत्पत्ति, तो पित्त का अम्लीय हो जाना अम्लपित्त कहलाता है। इसके लिए श्लोक भी दिया है, जैसे कि अम्लम च पित्तम अम्लपित्तम। तो आपको ये छोटा सा श्लोक है, ध्यान में रखना है। निरुक्ति में आप लिख सकते हैं कि अम्लम च पित्तम अम्लपित्तम। दूसरा बताया गया कि अम्लम विदग्धम च तत्पित्तम अम्लपित्तम, ये मधुकोष्ठ में बताया गया है। तो दूसरा है कि जब पित्त जो होता है वो विदग्ध होकर अम्लीय हो जाना अम्लपित्त कहलाता है। पित्त जो विदग्ध होकर अम्लीय हो जाता है उसे हम अम्लपित्त कहते हैं, अर्थात वह रोग जिसमें आमाशय में आहार पहुंचकर पित्त के विदग्ध होने के कारण अम्लीय हो जाता है, उसे अम्लपित्त कहते हैं। तो बेसिकली यही है कि जब पित्त जो होता है अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पित्त अम्लीय हो जाता है, उसे हम अम्लपित्त कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कौन कौन से ग्रंथ में इसको देख सकते हैं। तो चरक संहिता चिकित्सा अध्याय 15 में, माधव निदान अध्याय 51 में, भाव प्रकाश अध्याय 10 में, और काश्यप संहिता अम्लपित्त खिल स्थान अध्याय 16 में। तो अगर आपको रेफरेंस ही देखना है तो आप माधव निदान में देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम निदान, कौन कौन से निदान हैं इसके अम्लपित्त के। तो तीसरा श्लोक है कि
विरुद्ध दुष्ट अम्ल विदाही पित्त प्रकोपान अन्न भुजो विदग्धम पित्तम स्वहेतु पचितम पुरा यत्तद अम्ल पित्तम प्रवादंती संताः। तो ये माधव निदान में बताया गया है। तो देखते हैं कि जो निदान है वो है कि विरुद्ध दुष्ट अम्ल तथा विदाही अन्न का सेवन से, मद का अति सेवन से, वेग विधारण विष प्रयोग से, अनुपदेश में निवास से, पित्त प्रकोपक निदानों का सेवन से। तो ये सारे निदान बताएंगे या कारण या हेतु कह सकते हैं जिसके कारण अम्ल पित्त की शरीर में उत्पत्ति होती है। ठीक है। विरुद्ध दुष्ट अम्ल तथा विदाही अन्न, मद का अति सेवन, वेग विधारण, विष का प्रयोग, अनुपदेश में निवास। अनुपदेश मतलब जहाँ पे पित्त की प्रधानता या पित्त प्रधान वाले देश में रहना। पित्त प्रकोपक निदानों का सेवन करने से अम्ल पित्त की उत्पत्ति होती है। तथा कुलत्थ का अत्यधिक सेवन से, ऋतु विशेष मतलब वर्षा एवं शरद ऋतु में पित्त जो होता है वो स्वभावतः प्रकोपित हो जाता है, जिससे कारण अम्ल पित्त रोग की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं संप्राप्ति। सामान्य संप्राप्ति, उपरोक्त निदानों का सेवन करने से पित्त का संचय होता है। अनुकूल ऋतु तथा विरुद्ध आसन से पित्त की वृद्धि होकर प्रकोप होता है तथा अम्ल पित्त व्याधि की उत्पत्ति होती है। तो जो ये निदान बताएंगे हैं ऊपर, उनका अगर हम सेवन करते हैं तो पित्त का संचय होता है, और अनुकूल ऋतु तथा विरुद्ध आसन से पित्त की वृद्धि होकर प्रकोप अवस्था को प्रकोप अवस्था को पित्त दोष या पित्त दोष जो होता है वो प्रकोपित हो जाता है या प्रकोप अवस्था को प्राप्त कर लेता है तथा अम्ल पित्त व्याधि की उत्पत्ति करता है। तो बेसिकली यही है, पित्त का संचय होगा, हम निदान का सेवन करते हैं, फिर वही पित्त का संचय होने के बाद पित्त की वृद्धि होकर वो प्रकोपित अवस्था में जाएगा और अम्ल पित्त रोग उत्पन्न करेगा। इसी संप्राप्ति में संप्राप्ति चक्र है कि निदानों का अत्यधिक सेवन करने से ऋतु विशेष में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु में ठीक है, देश विशेष आनूप देश में पित्त दोष का संचय होता है। तो मतलब शरद ऋतु और वर्षा ऋतु में और आनूप देश में पित्त जो होता है वैसे ही बढ़ा रहता है, इसलिए पित्त दोष का शरीर में संचय होता है। और जब पित्त की वृद्धि और ये पित्त जो होता है विदग्ध हो जाता है तथा विदग्ध होने के बाद ये पित्त दोष जो होता है अम्लीय भाव इसमें आ जाता है और ये अम्ल उद्गार आदि लक्षण उत्पत्ति हो जाती है इसमें, और अम्ल पित्त रोग को उत्पन्न करता है, अम्ल पित्त व्याधि को उत्पन्न करता है। ठीक है। तो बेसिकली यही है, आपको ध्यान में रखना है कि जब हम निदान का अति सेवन करते हैं तो ऋतु विशेष वर्षा ऋतु या शरद ऋतु में और आनूप देश में ये पित्त का दोष का संचय होता है। फिर उसके बाद पित्त दोष की वृद्धि और पित्त दोष विदग्ध होकर पित्त दोष में अम्लीय भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण ये अम्ल उद्गार आदि लक्षण उत्पन्न करता है और अम्ल पित्त व्याधि उत्पन्न हो जाती है लास्ट में। अब हम देखते हैं संप्राप्ति घटक। तो दोष इसमें जो मुख्यतः है वो पित्त दोष इंक्लूडेड है। अम्ल पित्त में दूषित रस तथा रक्त धातु, तो इसमें रस और रक्त धातु दूषित होती हैं पित्त दोष के द्वारा। अधिष्ठान इसका है आमाशय। अग्नि, इसमें अग्नि जो वो होती है मंद होती है। साधता असाधता में ये साध्य रोग बताया गया है। स्वभाव में इसका आशुकारी मतलब शीघ्र होने वाला रोग है, जल्दी। और स्रोत दृष्टि में ये विमार्ग गमन करता है। और स्रोतस में अन्नवा स्रोतस में ये होता है या उसको दूषित करता है। भेद हैं इसके दो आधार पे भेद हम देखते हैं, दोष संसर्गक भेद और गति भेद है। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं दोष संसर्गक भेद से। तो आचार्य माधवकर ने दोष संसर्ग भेद से अम्ल पित्त व्याधि के 3 भेद बताए हैं। तो दोष संसर्ग भेद से अम्ल पित्त व्याधि के 3 भेद होते हैं। पहला है वात अधिक अम्ल पित्त, दूसरा है वात कफ अधिक अम्ल पित्त, तीसरा है कफ अधिक अम्ल पित्त। ठीक है। तो पहला वात अधिक, दूसरा है वात कफ अधिक और तीसरा है कफ अधिक। सेकंड है जो गति भेद से अम्ल पित्त के 2 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें है ऊर्ध्वक अम्ल पित्त और अधोक अम्ल पित्त। ठीक है। तो अब एक एक करके हम पहले लक्षण देखते हैं, समान लक्षण देखेंगे, उसके बाद हम ये भेदों का लक्षण देखेंगे। तो पहले समान लक्षण में आते हैं। तो समान लक्षण के लिए श्लोक दिया गया है कि अविपाक क्लमोत्क्लेश तिक्त अम्लोद्गार गौरवे हृदकंठ दाह आरुचिभिश्च च अम्लम पित्तम वदेत भीषक। तो ये माधव निदान 51 में अध्याय 51 में वर्णन दिया गया है समान लक्षण के।
तो जो सामान्य लक्षण है, पहला है कि विपाक का सम्यक रूप से ना होना। विपाक मतलब जो भोजन हम आहार करते हैं उसका पाक ना होना, मतलब इंडाइजेशन। क्लम टायर्डनेस मतलब बिना परिश्रम के हमें थकान लगना। उत्क्लेश मतलब नौजिया। तिक्त अम्ल उद्गार एसिडिक एक्टेशन, तो हमें तिक्त अम्ल उद्गार उत्पन्न होता है। हृदय तथा कंठ प्रदेश में दाह, बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट एंड थ्रोट, अरुचि, एनोरेक्सिया। ठीक है, तो ये सामान्य लक्षण है, आपको ध्यान में रखना है। इंडाइजेशन होता है इसमें, मतलब आहार का सम्यक रूप से पाचन नहीं होता। क्लम, नौजिया, एसिड इरेक्टेशन, बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट एंड थ्रोट, एनोरेक्सिया, तो ये सारे सामान्य लक्षण हैं। उसके बाद हम देखते हैं विशिष्ट लक्षण। तो विशिष्ट लक्षण में एक एक करके जो भेद बताएंगे उनके हम लक्षण देखते हैं। तो ऊर्ध्वक अम्लपित्त के लक्षण में सेकेंड श्लोक बताया गया है कि वांतम हरित पीतम निश्चित गात्र रोगचयम। ठीक है, तो पूरा श्लोक इसका माधव निदान 51 मिल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है, आपको बस ये लक्षण याद होने चाहिए। तो मैं बताता हूँ क्या है। पहला पॉइंट है कि इसमें हरित पीत नील कृष्ण रक्त तथा अम्लयुक्त वमन की प्रवृत्ति। तो ऊर्ध्वक अम्लपित्त में के लक्षण में हरित मतलब ग्रीनिश, येलोइश, ब्लूइश, ब्लैकिश, एस एंड एसिडस वोमिटस कंटेनिंग ब्लड। तो जो वोमिट होता है वो हमारा ग्रीन कलर का हो सकता है, येलो कलर का, ब्लूइश मतलब नीले कलर का, ब्लैकिश और एसिडिक वोमिटस और रक्त युक्त भी हो सकता है। तो ये पहला पॉइंट है ऊर्ध्वक अम्लपित्त के लक्षण में। दूसरा है अति पिच्छिल विविध रस युक्त तथा मांस के धोवन के समान वमन होना। इसमें क्या है कि एक्सेसिव स्टिकी कंटेनिंग डिफरेंट रसाज एंड डिसेंबलिंग वाटर इन विच मीट इज़ बीइंग वॉश्ड वोमिटस। तो ऐसा वमन होता है जैसे कि वो मांस के धोवन, जब हम मांस धोते हैं तो जो वाटर जो होता है वो हल्का लाल कलर का हो जाता है, उस प्रकार वोमिट होना। और विविध रस युक्त, बहुत सारे डिफरेंट रस युक्त उसमें मतलब कंटेन करता है। और अति पिच्छिल, बहुत पिच्छिल मतलब स्टिकी। तो ये है दूसरा पॉइंट ऊर्ध्वक अम्लपित्त। थर्ड पॉइंट है कि भोजन के पश्चात अथवा बिना भोजन ग्रहण किए ही वमन होना। या तो हम भोजन के बाद वॉमिटिंग होती है हमें, या तो भोजन बिना ग्रहण किए मतलब भोजन के पहले ही वॉमिटिंग होती है। ये एक लक्षण है ऊर्ध्वक अम्लपित्त में, मतलब वॉमिटस आफ्टर और विदाउट कंज्यूमिंग मील्स। चौथा है अम्ल उद्गार तथा कंठ प्रदेश में दाह, मतलब एसिडिक इरेक्टेशन एंड बर्निंग सेंसेशन इन थ्रोट। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट में बताया गया कि हृदय प्रदेश में दाह तथा सिरासूल। ठीक है, तो बर्निंग सेंसेशन इन हार्ट एंड हेडेक। हस्तपाद में दाह तथा उष्णता का होना, फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड बर्निंग सेंसेशन इन पाम्स एंड फीट। अरुचि, एनोरेक्सिया, इचिंग, कंडू, रैशेस एंड बॉयल्स, मंडल आकार चकत्ते तथा पीड़िकाओं की उत्पत्ति। तो ये सारे हमारे ऊर्ध्वक अम्लपित्त के लक्षण हैं। तो इसमें 9 लक्षण बताए गए हैं, तो आपके सारे ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं अधोग अम्लपित्त के लक्षण। तो इसमें क्या है कि अधोग अम्लपित्त के लक्षण में तृष्णा मतलब पॉलीडिप्सिया, बर्निंग सेंसेशन एंड फेंटिंग मतलब दाह और मूर्छा, वर्टिगो भ्रम, कन्फ्यूजन एंड डिल्यूजन मतलब मोह, डिस्चार्ज ऑफ डिफरेंट कलर्ड बिलियस सब्सटेंस फ्रॉम द रेक्टम, विविध वर्ण युक्त पित्त का अधोमार्ग से स्राव होना। ठीक है, हल्लास एंड कोट मतलब नोजिया एंड बॉइल्स, अग्निसाद हम इंडाइजेशन से ले सकते हैं। और हॉरिपिटेशन एंड स्वेटिंग मतलब हर्ष तथा श्वेत की प्रवृत्ति। और येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी, पीत अंगता, हमारा शरीर जो होता है वो पीले कलर का पड़ जाता है, या हमारे अंग जो होते हैं वो पीले कलर के हो जाते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए कि अधोग अम्लपित्त हमको हो चुका है। वात अनुबंधी अम्लपित्त के लक्षण। तो आचार्य माधवकर ने वात अनुबंधी अम्लपित्त के लक्षण में बताया है कि कंपन, ट्रेमर्स, डिलीरियम, प्रलाप, फेंटिंग, मूर्छा, टिंगलिंग सेंसेशन मतलब शरीर में चिमचिमाहट, लूजनेस ऑफ बॉडी, गात्र अवसाद, पेन, सूल दर्द वगैरह, डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आइज मतलब तमा दर्शन या तमा प्रवेश, अल्टर्ड सेंसेस विभ्रम, और डिल्यूजन एंड हॉरिपिलेशन मतलब मोह और हर्ष। तो ये सारे बताए हैं वात अनुबंधी अम्लपित्त के लक्षण में। अगर ये ऐसे लक्षण दिखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें वात अनुबंधी अम्लपित्त रोग हो चुका है।
अब देखते हैं कफ अनुबंधी अम्ल पित्त के लक्षण। इसमें क्या है कि म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन मतलब कफ स्टीवन होता है, इसमें हैवीनेस एंड स्टिफनेस, गौरव और जाट। यहाँ पे कफ की वृद्धि हो जाती है तो ये यहाँ पे जाहिर सी बात है गौरव आएगा, जाट आ जाएगा, कफ स्टीवन होगा। एनोरेक्सिया, अरुचि, फीलिंग ऑफ कोल्ड, शीत अनुभूति, वॉमिटिंग, वमन, म्यूकस कोटेड माउथ, कफावृत मुख, पुअर डाइजेशन, अग्निसाद, इचिंग एंड इंसोम्निया, कंडू तथा अनिद्रा। तो ये हमारा कफ अनुबंधी अम्लपित्त के लक्षण बताए गए हैं। वात कफ अनुबंधी अम्लपित्त के लक्षण, जब दोनों वात और कफ दोनों एक साथ अम्लपित्त की उत्पत्ति करते हैं तो उसमें क्या लक्षण दिखे जाएंगे, वो हैं ये दोनों जो अभी पढ़ा, वात अनुबंधी और कफ अनुबंधी के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं, जैसे अम्ल उद्गार, एसिडिक इरेक्टेशन, वर्टिगो एंड डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आइज मतलब भ्रम और तमा प्रवेश, बर्निंग सेंसेशन इन हार्ट एंड थ्रोट, हृदय तथा कंठ प्रदेश में दाह जलन महसूस होना, हेडेक, सिरासूल या सिर दर्द, स्लाइवेशन एंड स्वीट टेस्ट ऑफ माउथ, प्रसेक और मुख माधुर, मुख में माधुरता मतलब या लगना कि मुख में कुछ मीठा चीज़ हमारा टेस्ट ऐसे लगना, फेंटिंग, मूर्छा। तो ये सारे अगर ऐसे मिले जुले मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वात कफ अनुबंधी अम्लपित्त व्याधि हमें हो चुकी है। साध्यता असाध्यता पे आते हैं तो पहला पॉइंट बताया गया कि नवीन अम्लपित्त साध्य तथा चिरोत्थित अम्लपित्त याप होता है। नवीन जो मतलब तुरंत हुआ या नया अम्लपित्त जो होता है वो साध्य होता है, और थोड़ी जो लंबे समय के लिए या लंबे समय तक हुआ है वो अम्लपित्त जो होता है याप होता है। ठीक है, यदि रोगी यत्नपूर्वक आहार विहार का पालन करे तो कष्टसाध्य अम्लपित्त भी सुखसाध्य हो जाता है। ये बताया गया है यदि जो रोगी होता है वो यत्नपूर्वक आहार विहार का पालन करे तो कष्टसाध्य अम्लपित्त की उत्पत्ति होती है। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मतलब मॉडर्न में देखते हैं हम, हाइपर एसिडिटी बोल सकते हैं इसको, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कह सकते हैं। तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मत अनुसार अम्लपित्त व्याधि की तुलना हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ से की जा सकती है। डिफिनेशन इसकी बताई गई है कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स GOR शॉर्ट में बताया जाता है, इज डिफाइंड एज बैकवर्ड फ्लो और गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द ईसोफेगस। इसमें यह है कि जब ये डिजीज़ होती है तो इसमें क्या होता है कि बैकवर्ड फ्लो जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो बैकवर्ड फ्लो करता है, मतलब ईसोफेगस में चला जाता है, जिसके कारण हमें अम्ल उद्गार आता है, अम्लपित्त रोग की हमारे शरीर में उत्पत्ति हो जाती है। एटियोलॉजी में देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि रेज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कैसे होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ ईसोफेजियल म्यूकोसल फंक्शन, इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, स्मोकिंग एंड एल्कोहल। तो ये सारे कारण बताएंगे हैं कि इन कारणों से हो सकता है प्रेगनेंसी, ओबिसिटी, पाइलोरिक स्टोनेसिस। तो ये इन कारणों से हाइपर एसिडिटी या GOR मतलब गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में बताया गया कि हार्ट बर्न, तो इसके लक्षण हैं क्या क्या हमें लक्षण सिम्टम्स दिख सकते हैं, तो हार्ट बर्न, चेस्ट पेन मतलब हृदय में दाह, चेस्ट में पेन मतलब उरा प्रदेश में सूल, रिगर्गिटेशन, डिस्फेजिया, वाटर ब्रेथ, ग्लोबस सेंसेशन, बैरेट ओसिफाइज, मेजर पल्मोनरी इन मैनिफेस्टेशन। ये सारे आपको ध्यान में नहीं रखना है, 1-2 पॉइंट ध्यान में रख लीजिए, बस थोड़ा थोड़ा लिखना रहता है मॉडल में, ज़्यादा हमको आयुर्वेद पे फोकस करना है। इन्वेस्टिगेशन, इसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो एम्बुलेटरी ओसिफेजियल pH मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ वेट। तो ये इन्वेस्टिगेशन कुछ बताया गया है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अदर स्पेसिफिक टेस्ट जैसे बेरियम, इसोफेगोग्राफी, ये सारे देख लीजिएगा आप, इतना ज़रूरी नहीं है। तो निदान परिवर्जन में संशोधन वमन विवेचन करवा सकते हैं हम, संशमन करवा सकते हैं, तिक्त रस प्रधान औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, लघु अन्नपान एवं पथ्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये चिकित्सा सिद्धांत बताया गया है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा अम्लपित्त रोग। तो इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा क्वेश्चन, और अगर इसकी PDF चाहिए तो BMS ज्ञान की ब्लॉग पे जा सकते हैं हमारे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तथा हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे